हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कहां पर? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। क्या है जी ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? सो चलिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरा रेफरल कोड है अमित स्टेन और आज मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं आपसे एक कंसेप्ट, बेसिस एंड डायमेंशन। सो बेसिस एंड डायमेंशन क्या इसका होता है जी, और किस तरीके से हम बेसिस को निकालते हैं, कैसे हम कहते हैं वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या है, सब बातों को। सो चलिए, लेकिन सबसे पहले फॉर्मली जानते हैं। फॉर्मली मेरी अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं। सो डियर ऑल, द फर्स्ट क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स। व्हाट इज दैट? दैट इज ए 45 डे क्रैश कोर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है और टाइमिंग होता है इसका 11:30 AM और प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो सबसे पहले वाईफाई स्टडी CSIR नेट क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पर। अगर आप जाते हैं और लिखते हैं वाईफाई स्टडी CSIR नेट, देन यू विल गेट द चैनल नेम। जस्ट उस पर क्लिक कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाकर के मेरी सारी ओल्ड वीडियोस को एक्सेस कर लीजिएगा। यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां पर हमारी सारी वीडियोस एक जगह एक प्लेस पर स्टोर होती हैं, उसका नाम हमने दिया है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ठीक है। सो सारे एजुकेटर्स की वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आज आपको कहूँ, टुडे इज द डे 31। सो दैट मीन्स द डे 31 से पहले सारी वीडियोस टिल द डे 31 तक की आपको सारी वीडियोस एक ही प्लेस पे मिलने वाली हैं जी, क्रैश कोर्स में, जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कराते हैं। आजकल हम प्रीवियस के क्वेश्चंस करा रहे हैं उसके अंदर, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो क्या सर आपकी सारी क्लासेस वाईफाई स्टडी CSI नेट पे है? पास होता नहीं तो कहाँ है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। स्पेशल क्लास क्या होती है जी? जो कि एवरी डे होती है। एवरी डे होती है ये क्लास और प्लेटफॉर्म होता है इसका अन अकेडमी। टाइमिंग होता है 9:30 PM। सो बट इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है, इसलिए आप फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें सो दैट आप टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट हमने इसमें टेस्ट डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट डिस्कस किया था, बट वी फील दैट कि हमने 3 टेस्ट लिए लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में वो बहुत लेस थे। दैट मीन्स आई फील दैट कि आप लोग टेस्ट नहीं लगाना चाहते, तो हमने टेस्ट इसमें बंद कर दिए हैं और हम वापस इसमें PYQ पे आने वाले हैं जी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अब मिलने वाले हैं इसमें। द अनदर वन इज ए प्लस क्लास। प्लस क्लास एक ऐसी क्लास जो कि स्ट्रक्चर्ड क्लास होती है। आजकल मैं इसमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ जी, लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। सो क्या प्लेटफॉर्म है इसका? प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी और टाइमिंग क्या होता है जी? इसका टाइमिंग होता है 11 AM पर। सो 11 AM पे एवरी डे की जाती है। लेकिन क्या हम सर इसको देख सकते हैं? नहीं, जब तक आपने इसको सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तब तक आप इसको नहीं देख सकते हैं। सो सब्सक्रिप्शन लेने से क्या फायदा होगा? देखिए, ये स्ट्रक्चर क्लास होती है, इसमें कंसेप्ट भी डिस्कस किया जाता है, की पॉइंट भी डिस्कस किए जाते हैं एंड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कैसे पूछ रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं जी। दिस इज द प्लस क्लास, ओके, फॉर द लीनियर अलजेब्रा। सो नाउ देन मूव करते हैं नेक्स्ट पर, कैसे हम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका। सो हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? अन अकेडमी। सो आपको क्या करना होगा? अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप टाइप कीजिएगा। सो यू विल गेट वन ऐप, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर अपना अकाउंट बनाइए। उसके बाद जाइएगा नेट एग्जाम कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे ही आपने क्लिक किया गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे, देन यू विल रीच टू दिस पेज जिस पे दिया गया है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स, सबकी डिटेल दी गई है जी। कॉरस्पॉन्डिंग आपको किसको कितना अमाउंट पे करना होगा। अगर मैं बात करता हूँ 12 मंथ की, तो यहाँ पर उन्होंने दिए हुए 11,550 रुपीज, राइट। फॉर द 3 मंथ्स दे आस्क फॉर द 500, आपके पास 5,250 रुपये जी। सो दैट मीन्स ये तो देखो कॉस्टली पड़ रहा है इस हिसाब से, अगर देखा जाए तो तीन यहाँ पे तो 12 महीने मिल रहे हैं जबकि 6 महीने की उसमें। और उसके बाद भी एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है जी? अगर आपने ये गिफ्ट पैक के बराबर में रखा हुआ कोड है, यानी कि ये रेफरल कोड यूज कर लिया आपने, अमित S10। सो आपको क्या होगा जी फायदा? अमित S10 अगर आपने यूज कर लिया, दैट मीन्स यू कैन टेक दिस वन एडवांटेज। कैसा एडवांटेज जी? कि आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि ये अमाउंट 11,550 10,395 में रिड्यूस हो जाएगा और यू विल गेट द ओनली 10% से। इज इट ओके? सो दैट इज ए वन ऑफ द गुड थिंग।
सो चलिए जी, प्रोसीड टू पे कीजिएगा। प्रोसीड टू पे करते ही आप पहुंचेंगे उस पेज पे, जिससे वो आपको पूछेगा कि क्या आप जो अपना पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर डेबिट कार्ड के, या फिर आपके पास ईएमआई ऑप्शन आप ऑप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसको फॉलो जस्ट क्लिक करते रहिएगा और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। नाउ देन कम टू द लास्ट फॉर्मल स्लाइड। क्या है हमारे पास, जिसमें मैंने डिस्कस किया है स्टेट जी एन एग्जाम पैटर्न के बारे में, सी एस आई आर नोट के बारे में, और हाउ टू मैनेज सी एस आई आर नोट्स। सो दैट मीन्स, क्योंकि ये बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है हमारे साथ भाई, हमारे पास इसका हर एक टॉपिक का, हर एक बुक का हमारे पास नोट्स कलेक्ट हो गया, लेकिन उसको मैनेज कैसे करें, हम उसको कैसे याद रखें चीज़ों को। सो यहाँ काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। ये न्यू स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है और ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। दैट इज कोड फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, जो हमारे न्यू स्टूडेंट है, अभी अभी इसमें प्रिपरेशन में आए हैं। एंड दिस इज द लास्ट वन, दैट इज अ बुक लिस्ट फॉर द सी एस एंड मैथमेटिकल साइंसेज। सो यहाँ पर पूरी बुक दी गई है जी। ओके, चलिए मूव करते हैं अब, उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। द टॉपिक इज अ बेसिस एंड डायमेंशन। क्या होता है जी बेसिस और डायमेंशन, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। In order to form the basis, we must be familiar with the linear combination and linearly independence. देखो बेटा, मैं आपको सिंपली एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पर। इस टॉपिक से मैं आपसे कहूँ कि वेक्टर स्पेस से, क्योंकि हम जब वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस से हमारे पास क्या होता है भाई, हमें वेक्टर स्पेस कहा कि वेक्टर स्पेस सर बताइए कि कोई क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन नहीं आता, सब स्पेस से आता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है जी आपके एग्जाम में। कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होगा या तो क्वेश्चंस का कि जो उससे रिलेटेड होगा आपके पास। दैट मीन्स आपको वेक्टर स्पेस पता है, कोई कंडीशंस दे दी, उसके बाद डायमेंशन पूछ ली कि बताइए ये सब स्पेस जो है मेरा, इसकी डायमेंशंस क्या होगी। सो दैट मीन्स दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। कैसे हम इसको डील करते हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस को करते हैं, वो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि मुझे दो पॉइंटों को आपको बताना जरूरी है कि लीनियर कॉम्बिनेशन सबसे पहले क्या होता है और एल आई और एल डी वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, नाउ देन मैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इन चीज़ों को मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर लिख भी दिया है। देखिए, a linear combination is just an expression constructed from a set of a term, multiply each term by a constant and adding the result. मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास क्या था, एक सेट था जिसके अंदर v1 v2 v3 डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा vn, ये सब वेक्टर्स रखे हुए हैं। ओके, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, कुछ मेरे पास क्या है, स्केलर्स है। मैं नहीं कह रहा कि ये फील्ड के एलिमेंट है, मैं इसको नहीं कह रहा कि ये वेक्टर स्पेस है, नथिंग आई एम टॉकिंग, जस्ट एन अ सेट, दिस इज जस्ट अ सेट। और मेरे पास कुछ स्केलर्स है, मैंने कहा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, दे ऑल आर स्केलर्स, डॉट 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 एंड सो ऑन। सो मैंने कहा कि लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, सो दैट मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा एन एंड वी एन। ऐसा कोई एक्सप्रेशन, इसके मैंने क्या किया, सारे वेक्टर्स लिए और यहाँ से जो मेरे पास स्केलर्स थे उनके साथ मैंने मल्टीप्लाई की और एक ऐसा एक्सप्रेशन करके सम करके लिख दिया जी, उसको मैं बोलता हूँ जी लीनियर कॉम्बिनेशन। सो अब अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहें तो आप थोड़ा सा और देखिएगा इसमें इम्प्रूवमेंट। अभी हमें सिर्फ क्या पता लग गया, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सो दैट इज व्हाट, हमने यहाँ दो तीन वेक्टर्स लिए और यहाँ पर हमने क्या कहा, ए एक्स बी वाई सी जेड, ये सब के सब क्या है जी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन ये आया मेरे पास। सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि S1 इज इक्वल टू, मेरे पास अगर ये कोई सेट 1 0 एंड 0 1, ये V1 हो गया जी, ये आपके पास V2 हो गया, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने कहा कि भाई इसका फाइंड कीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। तो सिंपली आप क्या करेंगे भाई, दो स्केलर उठाएंगे, एक स्केलर उठाया 1 प्लस आपके पास बीटा हमने मान लिया उसको दूसरे को, और 0 1। सो अल्फा एंड बीटा बोथ आर स्केलर, स्केलर वैल्यूज हैं। सो दे में बी द रियल, दे में बी द कॉम्प्लेक्स, नो मैटर, ठीक है ना। सो हमने कहा कि ये, अब आप देखिए आपकी अल्फा और बीटा की चॉइस पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द linear combination, हमने कहा दिस इज द linear combination नाउ, बट अगर आपसे कोई पूछे इफ
अल्फा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन? तो एलसी क्या बन जाएगा? दिस एलसी विल बी द बीटा 0,1. ओके, so if beta is equal to 0, that means what will be the linear combination? linear combination क्या होगा जी आपके पास? अल्फा 1,0. और अगर दोनों के दोनों 1 हो जाएं, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, तब आपके पास एलसी क्या आएगा जी? दिस इज नथिंग 1 0 plus 0 1, that is nothing a 1 comma a 1, right? So anything whatever is the choice of this one, this is all are the linear combination. सब linear combination होंगे जितनी आपके पास अल्फा बीटा की चॉइस है. और अगर मैंने कहा कि भाई अल्फा और बीटा, मेरे अगर अल्फा और बीटा पूरे के पूरे आर से आ रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ अ रियल नंबर से, तो कितनी चॉइस हो गई? इनफाइनाइट चॉइस हो गई, यानी कि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस मैं बना सकता हूँ. पहली इंफॉर्मेशन. और अगर मैंने अल्फा और बीटा को कहा, क्या कहा कि अल्फा और बीटा मेरे किसी फाइनाइट सेट से आ रहे हैं, मैंने कहा कि दिस इज कमिंग फ्रॉम द Z2, तो दैट मींस चॉइस क्या हुई? 0 और 1. 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट चूज कर सकता हूं. सो दैट मींस क्या होंगे मेरे पास? 0 रखा तो पहले मेरे पास ये भी मिल सकता है जी, दैट मींस दिस में बी द ओके. अनदर वन क्या हो सकता है जी मेरे पास? एक बार मैंने अल्फा को 0 रख लिया, एक बार बीटा को 0 रख लिया, अब दोनों को आप 1 1 रख लीजिए जी, तो क्या मिलने वाला है? 1,1. इसके अलावा मैं दोनों को 0 रख दूं जी, तो क्या मिलेगा जी? 0,0. सो क्या इसके पास, आपके पास इससे पॉसिबल है आपके पास चॉइसेस? नहीं, नहीं है सर. सो नोटिस कीजिएगा, अल्फा के पास कितनी चॉइस थी? 2. बीटा के पास कितनी थी? 2. सो दैट इज नथिंग, कितना आ गया जी? 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू अ 4. 4 ही आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशंस बने. सो टोटल लीनियर कॉम्बिनेशन कितने हुए? ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है. अब ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आपने सेट में रख लिए ना, इसका अलग नाम हो जाता है जी. लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था? सिर्फ ये. इससे कितने सारे बना सकते हो, दैट इज डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ अल्फा एंड बीटा. ये हमने बनाए. अगर हमारे पास फाइनाइट सेट था, जेड पी था, तो सिंपली क्या आ रहा है? 2 की पावर p एलिमेंट्स आ जा रहे हैं. अगर 2 थे यहाँ पर आपके पास, ठीक है ना, सो p इसके लिए चॉइस मिली, फिर p इसके मिली, तो p की पावर जितने भी ये हैं, ये चॉइसेस मिल जाती हैं. तो चलिए, आपने यहाँ पर देखा इस सेट के अंदर हमने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है. मेरी अल्फा और बीटा की चॉइस मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ. सो दीज आर ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी बात कही, लेट f बी द वेक्टर स्पेस over the field f and s is a subset of v, a subset of a finite dimension or infinite. Then for in a vector this and the scalar this, x is equal to, बेटा केयरफुल रखना, मैंने क्या कहा? x is equal to, इस बात को मैं आगे जाके आपको रिकॉल करूंगा. क्या is, then this is equal to summation of I, this defined as a linear combination of the vectors. क्यों? अभी तक तो मैंने सिर्फ सेट लिया हुआ था, but now here I am taking what I am taking? I am taking the vector space. Vector space, तो that means these are the member, these are some vectors हो गए आपके पास. as मैंने एक सबसेट ले लिया इसका सबसेट लेने के बाद मैंने क्या किया कि ठीक है जी, इस S के अंदर मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर. अब जो मेरे पास फील्ड था F, इस फील्ड के मैंने स्केलर्स ले लिए. अभी तक स्केलर्स भी रैंडम थे और मेरे पास S भी मेरा रैंडम सेट था, बट नाउ दे आर द वेक्टर्स. तब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट x ले लूं, दैट मस्ट बी रिटन इन दिस फॉर्म, दैट मस्ट बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन. कोई भी, इसने सबसेट लिया है, ओके, तो दैट मे बी इक्वल टू s इज इक्वल टू v, और दैट मे बी द प्रॉपर सबसेट. कोई भी ले लिया वेक्टर स्पेस का, दैट इज ए, हाँ. तो हमने क्या क्या ले लिया जी यहाँ पर? सिंपली हमने कहा कि इसका कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो दैट कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस वेक्टर्स. सो दैट मींस दिस इज द थिंग, इसको हम बोलते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स. इज इट? सिंपल सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स का बोला तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, और उसमें क्या फायदा मिल जाएगा? बस हमें x के इक्वल हो गई जी, वहां डेफिनेशन सिंपली ये थी. ठीक है, इसका एडवांटेज मिलता है आपको. कैसे एडवांटेज मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे. आगे थोड़ा सा चलने दीजिए पेशेंस के साथ. नाउ देन नेक्स्ट हमें क्या कहा गया? लेट s इज इक्वल टू v1 v2 v3 be a subset of a vector space of 3 element and let f is equal to z2. what I am doing, मैंने कहा जो मेरा फील्ड है that is equal to z2, और जो मैंने s लिया है उसके अंदर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, v1 v2 and v3. ठीक है, as is a subset of the vector space. Right now then,
सो चलिए जी, अब लीनियर कॉम्बिनेशंस आप क्या क्या बना सकते हो? व्हाट आर द लीनियर कॉम्बिनेशंस? लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा जी? सिंपली यहाँ से हम लेते हैं, तो मैंने कहा कि अल्फा आपके पास V1 आ गया जी, प्लस बीटा आपके पास V2 आ गया जी, प्लस गामा आपके पास V3 आ गया। और अल्फा, बीटा, गामा तीनों कहाँ बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू द सेंटर, यानी कि इनकी सबकी वैल्यू आइदर 0 1 1 0 इनके कॉम्बिनेशन में रखी हुई है। सो नोटिस कीजिए, अगर आपने अल्फा इज इक्वल टू 0 लिया, बीटा भी इज इक्वल टू 0 लिया और गामा इज इक्वल टू 1 लिया, तो आपको क्या मिलने वाला है जी? V3। ओके, सिमिलरली व्हाट हैपन, अगर आपने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 0 एंड गामा इज इक्वल टू 0, और अनदर चेंज कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 0, व्हाट हैपन, यू आर गेटिंग ऑल V1, V2 एंड V3। पहले तो तीनों मिल गए आपको। अब आपने फिर चॉइसेस चेंज की, बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग द चॉइस ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड गेटिंग द कॉम्बिनेशन कैसा मेरे पास आता है। नाउ देन मैंने कहा कि ये तो मेरे पास 0 है, बट दिस इज आर नॉट, दीज आर इक्वल टू 1। सो व्हाट हैपन, आई एम गेटिंग V1 प्लस V2, क्योंकि या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। सो व्हाट आई एम टेकिंग गामा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस मिल गया। अब मैंने क्या किया, गामा इज इक्वल टू मेरे पास जो है 0 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 0। सो कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया जी मेरे पास? V1 प्लस V3 आ गया। नाउ देन व्हाट है, V1 प्लस V2 आ गया जी, V1 प्लस V3, V1 प्लस V3 आ गया। सिमिलरली हमारी इसकी चॉइस 0 कर लीजिएगा जी, इस बार इसकी चॉइस 0, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, दैट मींस यू आर व्हाट यू आर गेटिंग V1 प्लस V2। सो दीज आर द थिंग्स जिससे आप सारी चीजें, यहाँ बीटा लिया था मैंने, अब आपने क्या लिया, अल्फा इज इक्वल टू 0, तो V1 नहीं मिलेगा जी, V2 एंड V3 मिलने वाला है। तो V1 प्लस V2 मिल गया, V1 प्लस V3 में V2 प्लस V3, तीनों को 1 रख दें तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को 0 रख दें तो 0 भी मिल जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, दो और बचे हैं जी। ठीक है जी, कितने आपके पास? दो और बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? 2 2 4 2 6 7 8, ओके, एक बचा हुआ है, V1 आ गया। अच्छा, ये इसमें कॉमा लिखा हुआ, लिखे हैं पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 हो गई जी। क्या बताया था सर ने? सिंपली आपके पास, इसके पास भी 2 चॉइस, इसके पास भी 2 चॉइस, इसके पास भी 2 चॉइस। ठीक है, तो कितनी हो गई जी? 2 की पावर 3 चॉइसेस, राइट। तो सिंपली क्या है? 8 पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना सकते थे। अगर एग्जामिनर काउंटिंग के सेंस में पूछे, तो आपके पास सिंपल और जनरली फॉर्मूला आ गया है जी, कि कितने हमारे पास ये बनेंगे। यस, तो चलिए जी, लास्ट हमने क्या देख लिया है? हमने यहाँ पे देख लिया कि पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने आ गए? 8 आ गए। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या? लीनियर स्पान। एक ऐसा सेट, अभी तक क्या बनाया आपने? लीनियर कॉम्बिनेशन। अब अगर सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन में एक सेट की फॉर्म में रख दूं, ठीक है, दैट मीन्स मैं सिंपली क्या कर रहा हूं जी, मैं एक सेट बना रहा हूं, और जिसमें ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हो, इसी को ही मैं बोलता हूं जी द स्पान। द लीनियर स्पान ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of a vector space VF is defined as set of all linear combination. The word is important. सारे ले लिए गए, तब हम कहते हैं कि this is a linear span. Okay, that is denoted by LS and S or span of S. So इसका क्या मतलब हुआ जी? अब ये भी देखने की कोशिश कीजिए बेटा. What is the meaning of these things? So अभी हमने क्या लिया था? हमने कहा था कि भाई ठीक है, S मेरे एक पास सेट है और उसके अंदर V1 V2 V3 तीन एलिमेंट है, और हमने क्या एक और सेट बनाया लीनियर कॉम्बिनेशंस का, लीनियर पॉसिबल ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस कौन कौन से थे इसके? ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या क्या थे? क्योंकि कहां से वैल्यूज आ रही हैं, अल्फा और बीटा को हमने फिक्स कर दिया था कि दैट इज बिलोंग्स टू द Z2, फील्ड हमारे पास क्या है? Z2 है, इससे हमने कही थी वैल्यू को। तो कौन कौन से आए थे? V1 V2 और V3।
सबसे पहले तो यही दोनों तीनों आ गए हमारे पास। हमने कहा था v1 प्लस v2 भी आ गया है जी, v1 प्लस v3 भी आ गया और v2 प्लस v3 भी आ गया, जीरो वेक्टर भी आ गया जी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा बचा हमारे पास, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 बचा 8। तो 8 के 8 हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गए थे। अब आप एक नोटिस कीजिए यहाँ पर, दिस इज व्हाट, इसको डिनोट किया हमने ls से। सो सिंपली ls ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ls भी लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट भी, सो दैट इज ए ls एनी हाउ। सो थिंक अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, जस्ट आई एम राइटिंग इन द सेंस सो दैट आपको क्लियर रहे इस चीज को बेटा। that is nothing, that is equal to the linear combination। अब इसके अंदर आप इन तीनों को देखेंगे, what is that, that is a nothing, that is your s। इसका मतलब क्या हुआ, s is always contained in the linear combination of this one। so पहला रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया जी, सिंपल सा रिजल्ट कि s हमेशा ls के अंदर होते हैं जी, सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अनदर वन, जीरो वेक्टर भी है और इसके अंदर सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस भी हैं, इट सेल्फ भी हैं, उन सबके पेयर्स में भी हैं जितने बना सकते थे, वेक्टर स्पेस में भी तो यही होता है। तो इसका क्या रिजल्ट बन के आया, ls इज द स्मॉलेस्ट स्पेस ऑफ p कंटेनिंग s, कंटेन कर दिया ना s, और ये क्या है इसका स्मॉलेस्ट सब स्पेस है इसका, ये दैट इज ए स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v, subspace of V containing S, और ls is the intersection of all the subspace containing S। इससे बड़े कोई भी स्पेस डाल लो, सबसे छोटे वाला ये है, इसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट आपके पास सब स्पेस आया है वेक्टर स्पेस V का। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये बन के आता है जी, कभी भी एग्जाम में आप लोगों के आ सकता है इस तरह की फॉर्म। अनदर वन, let S is equal to V1 and V2 subset of V over the field F, let F is equal to Z3 then ls is equal to, यही मैंने आपको बताया कि पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके, और जस्ट आई वांट टू कन्वे यू दैट थिंग कि भाई S आपके पास यहाँ पर आ गया है। ओके ना, तो चलिए हमें मालूम हो चुका है किस बात का, हमें मालूम हो चुका है लीनियर कॉम्बिनेशन का, हमें मालूम हो चुका है पूरा का पूरे लीनियर स्पान का, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए एक ऐसे सेट को हम लीनियर स्पान बोलते हैं जी, इज इट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, अब हम बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की, और आप देखेंगे कैसे LILD आपका डिपेंड करता है लीनियर कॉम्बिनेशन पे, राइट। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, एंड साथ में क्या दिया हुआ है, ए सबसेट S, कोई भी सबसेट ले लिया मैंने इसका V का, is said to be linearly dependent if there exists a distinct vector x1 x2 x3 in S and the scalar such that belongs in the field not all zero such that this combination is equal to zero। what is this combination जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज a nothing that is a linear combination। हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर आपको कहा S कोई मेरे पास सेट है किसका, वेक्टर्स का x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, और मेरे पास आ गया है जी xn। मेरे पास कुछ स्केलर्स भी थे, हमने कहा c1 c2 c3, कहाँ से आ रहे हैं, सब फील्ड से। सो S क्या है जी, सबसेट है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F का, F के मेंबर्स हमारे स्केलर्स हो गए हैं, S के सबसेट सारे के सारे हमारे पास इसके पास वेक्टर आ गए। और मैं आपसे कहूँ कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए आपका, व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, तो आप क्या करेंगे जी, आप कहेंगे दिस इज ls is a nothing, linear combination is what, x1 को c1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो प्लस x2 को c2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो प्लस डॉट 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 xn एंड cn अगर आप लिखेंगे दैट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन। LC होगा जी आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन, इज इट और नॉट, हाँ सर यही होगा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो भाई लीनियर कॉम्बिनेशन ये जो आ गया हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो हो जाए, कब जीरो हो जाए, कि ये सारे के सारे ऑल CIs आर इक्वल टू जीरो और एटलीस्ट वन CI इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों सिचुएशन में हमने कहा कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हमने बनाई। क्या कहा हमने, अगर क्या कहा, इन अदर वेक्टर्स आर LD whenever this linear there exists a CI which is not equal to zero, तो this linear combination is equal to zero means क्या हुआ,
अगर आपके पास कोई एक ऐसा वेक्टर है ऑल आर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, सबके लिए नहीं, एटलीस्ट फॉर, बल्कि एटलीस्ट फॉर वन आई, कोई भी किसी एक के लिए जीरो, एक एटलीस्ट एक आपके पास ये नहीं है जबकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया जी, दिस वेक्टर्स दिस सेट इज जो मैंने दिस इज एलडी। ओके, दैट्स अ थिंग। जैसा कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लिया, क्या ले लिया जी, हमने ले लिया एस। एस क्या है, मेरे पास एक सेट है 1 एंड 0, देन 2 एंड 0, दो स्केलर्स ले लिए C1 एंड C2 जो कि मेरे आर के मेंबर्स हैं, C1 और C2 भी ले लिए मैंने। तो what I am going to take, so firstly I am going to obtain the linear combination C1 1, 0 plus C2 2, 0. What is the meaning? That is equal to 0। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो एटलीस्ट दिस दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज तो C1 C2 ही 0 होंगे अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एटलीस्ट वन CI इज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी लेकिन ये आपका 0 है, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, अदरवाइज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो C1 दिस प्लस C2 दिस इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या आ गया बेटा, अब आप नोटिस करो C1 plus 2CT, C2, is equal to 0, 0. Then what is the condition? Here you can see that C1 plus 2C2 is equal to 0 और 0 तो इक्वल 0 ही है। इसका मतलब क्या हो गया जी, C1 is equal to minus 2C2। C1 C2 तो फैमिली के मेंबर है, so we can choose C1 is equal to 1 and C2 is equal to 1। okay, so what happen, C1 कब ये 0 होगा, ये आपके पास दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, जब आप C2 इज इक्वल टू तो ले लो जी 1 और C1 की वैल्यू क्या ले लो जी -2, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, सो दोनों के दोनों क्या है, 0 नहीं है। मुझे क्या चाहिए थे, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है दैट मींस भी इसका मतलब एटलीस्ट 1 चाहिए था, ये तो दोनों ही नॉन जीरो आ गई है मेरे पास, बट स्टिल दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या कहूंगा, इसका दिस इसने क्या इंप्लाइज कर दिया, ये कब सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ना तो C1 मेरा 0 है एंड ना ही C2 मेरे पास 0 है। Thus implies that the set is a linearly dependent set। हाँ, और कुछ और भी कंडीशंस होती हैं हमारे पास। So thus the set is LD। Now come to the another one, linearly independent। अब देखो बस बेटा ये कंडीशन है कि ये सारा का सारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन था ट्रिवियली 0 हो, यानी कि सारे के सारे CI मस्ट इक्वल टू 0 हो, तब हम बोलते हैं सेट हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सेम सेट को ले लें, दैट मीन्स जस्ट माइनर चेंज, व्हाट इज दैट, और क्या क्या चेंजेस है, 1 0 लिया, पिछली बार हमने 2 0 लिया था, इस बार हमने 0 और 2 ले लिया, ये सेट ले लिया, वापस लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, व्हाट हैपन, C1 1, 0 प्लस C2 0, 2, दिस इज इक्वल टू 0 0। इसका मतलब क्या हुआ जी, हमें चाहिए C1 C2 दोनों 0, यानी कि C1, C2 2C2 is equal to 0, 0। This implies that C1 is equal to 0 and 2C2 is equal to 0 implies C of 2 is equal to 0। तो C1 भी 0 आ गया जी और C2 भी मेरे पास क्या आ गया, 0 ही आ गया। So this implies that, यही इंफॉर्मेशन आपको देती है कि जो मेरे पास सेट S है that is a linearly independent set। S is linearly independent। So that's a thing। So no other possibility of C1 and C2 are there। So that is the thing। ये हमारे पास वेज हैं बेटा Li और Ld को चेक करने के लिए। ठीक है, क्यों क्यों मैंने देखा, अब आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, पहले देखो, अब मैं आया हूँ बेसिस के पास। बेसिस हमारे पास जब बनती है उसके पास दो दो चीजें होती हैं। क्या होती है जी, बेसिस जब भी है फर्स्ट थिंग तो इसके पास होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो जो भी मैं सेट कहूंगा कि दिस सेट एस, इसके पास जो है मैंने कहा x1 x2 और डॉट 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 xn मेरे पास बेसिस के अंदर एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये जितने वेक्टर्स हैं दे आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट फर्स्ट। और सेकंड क्या होता है, लीनियर स्पान ऑफ एस पूरे आपके जो है किसको, वेक्टर स्पेस को जनरेट करते, तो हम बोलते हैं कि ये V की बेसिस है द सेट एस। ओके, सो यही मैंने यहाँ पर बात लिखी है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस।
क्योंकि let V be the vector space and over the field F, and S is a subset of V. Then S is called a basis if S is a linearly independent, पहली कंडीशन, और दूसरी क्या, L of S is equal to a V. यानी कि सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आ गए. जब सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आ गई इसके अंदर, तो मतलब क्या हो गया जी, ये तो वेक्टर स्पेस के अंदर इक्वल हो गया. क्या मतलब सर, समझिए बेटा, अगर कोई मेरे पास वेक्टर स्पेस है, ओके, तो उसके अंदर वेक्टर्स हैं v1 v2 v3. चूंकि ये तो अंडर एडिशन आपके पास अबिलियन ग्रुप भी बनता है, ठीक है. सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप समझिए, यानी कि इसमें जीरो वेक्टर भी होगा. इसके अंदर क्या होगा जी, इन दोनों का यानी क्लोजनेस प्रॉपर्टी भी होगी, यानी कि अंदर क्या होगा जी, अल्फा और v1 भी होगा, अल्फा ऑफ v2 एंड सो ऑन. यानी कि इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन, जीरो वेक्टर, ऑल द थिंग्स आर हियर, जितना भी आप सोच सकते हो. सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, v1 v2 v3 उनके सबके लीनियर कॉम्बिनेशन सब कुछ है वेक्टर स्पेस के अंदर. और जब आपने ls बनाया, ls में आपने क्या कहा, आपको मैंने एक सदस्य शुरू में ही रखा था, x इज नथिंग दैट इज, अगर वेक्टर स्पेस है तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बोला था कि x कैन बी रिटन एज इन द x1 प्लस अल्फा ऑफ अल्फा 1 x2 प्लस अल्फा 3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन xn. ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने क्या कहा था आपको, x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 अगर v वेक्टर स्पेस है. सो व्हाट हैपन, लीनियर स्पान में क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस इसके अंदर होते हैं. तो इसमें भी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, इसमें भी पॉसिबल, इसीलिए हमने इसको क्या रख दिया जी, दे ऑल आर इक्वल. इज इट ओके? या दैट्स गुड देन. यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे लीनियर कॉम्बिनेशंस की तरफ सोचना है, जब मैं बेसिस की बात सोचूंगा, और देखना है कि क्या सेट मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट. नाउ देन, तो चलिए जी, हमें यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया. क्या हमें एग्जांपल कहता है, इसको भी हम देख लेते हैं. लेट अस सी दैट V is equal to C over R. यानी कि दिस इज अ फील्ड, दैट इज अ फील्ड, राइट. और ये इसका क्या है, सब फील्ड भी है. तो यानी कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस. और क्या कहा गया, देन S इज इक्वल टू 1 एंड I. S की वैल्यू दे दी गई है आपको, 1 है और I है जी. इज अ बेसिस फॉर V. क्योंकि आप नोटिस कीजिए, फर्स्टली दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि R से वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास. और every vector of C can be written in the linear combination of the S. सर ये नहीं समझ में आई, कैसे, नोटिस कीजिए, आपको V को क्या कहा आपने, C over R, राइट. सो दैट मीन्स यहाँ से एलिमेंट है, कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑफ दिस फॉर्म, A प्लस IV. और A और B दोनों कहाँ से वैल्यू आती है, R से, राइट. तो दे आर कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ अ रियल नंबर. दिस इज अ थिंग. हमने कहा कि ये दो एलिमेंट लेके मैं पूरा ये जनरेट कर सकता हूँ. कैसे कर सकते हो, मैंने कहा भाई आपके पास क्या चाहिए, आपको a प्लस IB चाहिए. सो व्हाट यू कैन डू, आपने कहा कि भाई a लिखो और ये बेसिस का एलिमेंट 1 लिख लो, प्लस आयोटा लिखो और आप b लिख लो. व्हाट हैपन, सॉरी, b लिखो और आयोटा लिख लो. मैंने ब्रैकेट में क्या रखा है, अलग अलग डिफरेंस करने के लिए कि क्या कर रहे हैं, बेसिस ये है हमारे पास. सो दिस टू एलिमेंट कैन जनरेट, और ए बी बिलोंग्स इन, मैं आर ही कर दूं तो आर तो मेरे पास फील्ड है ना, स्केलर. सो दैट मीन्स एनीथिंग जो कि सी के अंदर है, पूरी की पूरी मेरे पास ऑब्टेन हो सकती है विद दिस हेल्प ऑफ टू, एंड बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो मुझे क्या मिला जी, सिंपल इंफॉर्मेशन मिली यहाँ से कि द सेट आपके पास जो है C over R इज अ वेक्टर स्पेस एंड दैट इज अ बेसिस फॉर दिस वन. सो बेसिस निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट मेरे पास ये है जी, इसको आप देख सकते हो. अब आपसे एग्जामिनर कुछ भी इन चीजों का पूछे तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको ये देखना है कि जो मेरे पास C है या R है, जो भी वेक्टर्स का सेट है, जिस फील्ड के ऊपर है फील्ड, अपने फील्ड को सर्च करना है, अपने V को देखना है, और उसमें देखना है कि कैसे आप अपने वेक्टर के एलिमेंटों को विद द हेल्प ऑफ द फील्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो. तो जो भी आएगा ऐसा सेट, दैट सेट विल बी द बेसिस. ओके. अब इन बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं जिनसे आपने जनरेट किया, वही उसकी डायमेंशन कहलाती है. दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास C over R लिखा हुआ है, व्हाट आई एम राइटिंग हियर,
C over R. What is the dimension? मैंने क्या कहा, इसमें दो एलिमेंटों की आवश्यकता है पूरे इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए. So that means dimension of V is nothing that is equal to 2. इन दो से आपने से पूरा जनरेट कर दिया, so that means dimension will be equal to 2. However, C over R में कितनी एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट है. इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है बट डायमेंशन इज स्टिल फ्री, क्योंकि डायमेंशन किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? बेसिस पे डिपेंड कर रही है. सो दैट्स फाइन. तो चलिए डायमेंशन की डेफिनेशन भी फॉर्मली जान लेते हैं. डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, द स्पेस V is a finite dimension if it has a finite basis. फाइनाइट बेसिस होंगी, जितने फाइनाइट हो तो फाइनाइट बेस फाइनाइट डायमेंशन बन जाएगा. इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे बेसिस में तो इनफाइनाइट डायमेंशन बन जाएगा. दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी बेसिस S of V is called dimension of vector space and it is denoted by dim V. क्या लिखते हैं जी हम इसको? हम लिखते हैं इसको dim V. That means a dimension of the vector space V. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट. बेसिस का भी पता लग गया. अब हम बात करेंगे जी अपनी ऑर्डर्ड बेसिस की. ये ऑर्डर्ड बेसिस क्या वर्ड है सर? क्या मतलब है ऑर्डर से? अब आप सोच सकते हैं ऑर्डर से क्या मतलब होता है? जो हम इनके ऑर्डर को फिक्स कर दें. सो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड बेसिस. मींस इफ V is a finite dimensional vector space, अगर finite dimensional vector space है यानी कि बेसिस में एलिमेंट फाइनाइट थे, then the ordered basis for the vector V is a finite sequence of a vector which is linearly independent and respond to V. बात तो वही नहीं है, सेम डेफिनेशन हमारे पास. That is, let S is equal to this be the basis of V, then it's called the ordered basis if the following position of the vector is fixed. Means अभी तक आप क्या कह रहे थे? S is equal to x1, x2 और x3. ये मैंने लिया. अब मैंने कहा कि बताइए जी भाई इसके पास जो है व्हाट इज द बेसिस. एस मैंने सबसेट ऑफ ले लिया है वी का. मैंने कहा भाई इसकी बेसिस जो है कौन कौन सी हो सकती है. मैंने देखा कि दिस सेट इज माई एल आई भी आ गया है मेरे पास ही. दिस सेट इज एल आई और एल ऑफ एस भी मेरे पास क्या आ रहा है? पूरा का पूरा बी भी आ गया. सो दैट मीन्स ये बेसिस तो हैं. अब मैं कौन कौन सी और बना सकता हूँ? एक तो मेरे पास यही आ गई जी x1, x2 और x3. पहली बेसिस तो यही आ गई. दूसरी मैं क्या कह सकता हूँ कि x2, x1 और x3. थर्ड में क्या कह सकता हूँ जी? x2, x3 और x1. ओके, सो दैट मीन्स हियर व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इसका पोजीशन फिक्स की x1, x2 और x3. फर्स्ट टपल पे 1, 2, 3. नाउ बट फर्स्ट पे क्या आ गया जी? 2 आ गया, देन 1 आ गया जी, देन आपके पास क्या आ गया जी? 3x3 आ गया. Similarly here I am changed, so that means whatever the changes, how many changes I can make, that is a mine. कितना है? These are the ordered basis. The order of the basis is fixed. ये सिंपल सेट था मेरे पास, सिंपली बेसिस थी. तो इसका मतलब यहाँ तो ये एक ही बेसिस चल रही थी काम, लेकिन यहाँ पर तो ये 3 बन गई इससे एक से. तो क्या हो गई जी आपके पास? अब आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि what is the relation between the ordered basis और the ऑर्डरनरी बेसिस, यानी कि सिंपल बेसिस में और ऑर्डर्ड बेसिस में क्या रिलेशंस होता है. ठीक है. सो दैट मींस दे ऑल आर कंसीडर्ड. ये सब की सब क्या कंसीडर हुई है? कंसीडर डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस. ओके, सो ये भी निष्कर्ष निकल गया हमें. कोई भी मेरे पास वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस जो है यूनिक नहीं होती है. चलिए कुछ की पॉइंट्स आ गए हैं. सो की पॉइंट जाने से पहले एज यूजुअल मैं चेक करूंगा एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट हियर. If it is working properly then that is fine. तो चलिए start करते हैं जी. Okay. Yes. What is the first key point? The first key point is that the empty set phi is a linearly independent. कैसे सर linearly independent? इसमें आपको देखो, इसने क्या कहा? S is a nothing that is equal to a phi. मेरे पास एक एम्प्टी सेट है फाई. फाई का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. सो दैट इज इक्वल टू फाई. नाउ लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट हम किससे देखते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन से. हमने कहा अल्फा कोई स्केलर है मेरे पास या सी कोई मेरे पास स्केलर है, बिलोंग्स इन द सम फील्ड, किसी से भी आ रहा है, दैट इज अ स्केलर. सो फर्स्ट आई विल डिटरमाइन द लीनियर कॉम्बिनेशन. सो मैंने कहा सी इंटू फाई is a linear combination, right? What is that? That must be equal to 0. ये इक्वल, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब मुझे सी की चॉइस को देखना है. आइदर तो सी इक्वल टू 0 होगा और आई नॉट इक्वल टू 0.
क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, phi is nothing, so that cannot be equal to 0. This implies that c is equal to 0. What is that? अगर सारे c यानी कि c zeros हो गए तो क्या होगा मेरे पास, this set जिससे लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, this set will be the linearly independent. This implies that S is linearly independent. Hope it is okay. Now then, तो पहला हमारे पास की पॉइंट है, हम कभी भी देखते हैं अगर हमसे कोई फाई दे दे, ये एक बार पूछा भी गया था नेट के एग्जाम में, फाई इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऐसा क्वेश्चन या ऐसा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आता रहता है, तो आपको अटेंटिव होके बताना है जी, कोई दिक्कत नहीं। कम टू द सेकेंड की पॉइंट, एनी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। ये वर्ड ध्यान रखना, इसने नॉन जीरो सिंगलटन की बात कही है, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन तो हमारे पास ही हो गई। नाउ इन द केस सेकंड व्हाट हैपन, एस में इसने कहा कि एक एलिमेंट है, मैंने एक एलिमेंट ले लिया और ए को भी कह दिया क्या, ये जीरो नहीं है जी, ए इज अ नॉन जीरो। एनी नॉन जीरो सिंगलटन सेट, सिंगलटन ही है, सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ए को क्या कह दिया, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, सी इंटू ए एंड दस्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज आपने क्या फिक्स किया हुआ है, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑलरेडी ड्यू टू द गिवन कंडीशन, दिस implies that c is equal to 0. So this again implies that s is equal to singleton a is not equal to 0 is linearly independent set. So आपके पास यहाँ पर भी क्या आया, yes, linearly independent. Now come to the third one. Every subset of linearly independent set is a linearly independent, right? So अगर मेरे पास बहुत बड़ा linear combination पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने कहा s is equal to what था मेरे पास, था भाई x1 x2 डॉट 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 xn थे, ओके। और ये सेट अगर मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, अल्फा 1 या c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस cn और xn इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। और इस केस में क्या होंगे, ऑल ci's आर इक्वल टू जीरो, तभी तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बना। सो अगर ऐसा हुआ है तो उसका मतलब आपने इसका कुछ सबसेट भी ले लिया, मैंने कहा कि 5 एलिमेंट ले लूं या मैं 2 ले लूं, सो मैंने कहा कि भाई s1 इज अ सबसेट ऑफ s एंड s1 इज इक्वल टू x1 एंड x2, ठीक है। ये भी कंडीशन ले ली कि s1 सबसेट है मेरा s का, राइट। सो व्हाट हैपन, डेफिनेटली क्या होगा जी, c1 x1 प्लस c2 x2 will also equal to a 0, ठीक है ना। और विद द चॉइस c1 is equal to 0 is equal to c2, तो implies क्या हो गया जी, s1 is also a linearly independent. So this is a subset of li is li, every subset of ld is ld, ठीक है। सुपरसेट नॉट सबसेट, बी केयरफुल, यहाँ सुपरसेट लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसेट लिखा हुआ है। एलडी सेट का सुपरसेट भी एलडी ही होगा, क्योंकि तो एलडी तो उसमें तो इंक्लूड हुआ ना, जिसकी वजह से हुआ था। सो दैट इज अ थिंग। नाउ देन अनदर, उस पे आते हैं हम, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अनदर वन इज दैट ए सेट containing a zero vector must be LD। अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जीरो वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, मैंने एक सेट ले लिया एस, द वैल्यूज जीरो वेक्टर को भी रखता है और एक v1 को रखता है जी, एक v2 को रखता है, v1 और v2। सो मैं कहना चाहता हूँ ये एलडी है या नहीं है, देन व्हाट आई हैव टू डू, मुझे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा। सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू जीरो c1 प्लस c2 v1 plus c3 v2 is equal to 0. This combination should be trivially 0 for if it is a linearly independent. But आप यहाँ notice करेंगे, I can take c1 is equal to any value. I can take c1 is equal to 1, which is not equal to 0, right? So obviously क्या होगा, 0 into 1 and साथ साथ क्या ले लिया मैंने, c2 is equal to 0 and c3 is equal to 0. Then what happened? This is equal to 0, this is equal to 0, यानी कि 0, यानी कि तीनों क्या हो गए जी, 0 हो गए। सो बट स्टिल मेरे पास क्या है, एक एटलीस्ट वन है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, दिस इज एलडी सेट, ओके।
जब भी मुझे कभी ऐसा दिखाई दे कि गिवन सेट के अंदर मेरे पास जीरो वेक्टर दिया हुआ है, तो आप सिंपली बोलोगे वो एलडी सेट है, लिनियरली डिपेंडेंट सेट है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now then come to the next one. क्या कहा गया? Let VF be a vector space then S is equal to UV and U is not equal to V is LD if and only if U is a multiple of this. ये सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, ये भी काफी बार यूज होता है हमारे पास, ठीक है ना। सो दिस इज ये ऑलरेडी आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। सो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। ये जो की पॉइंट्स लिखे हैं ये आपके एग्जाम में अपीयर हुए हैं ऑलरेडी। तो हमें क्या पता लगा? V and V the vector space, then S is equal to UV is LD if and only if U is a multiple of V. 7th point पे भी देखिएगा, if the vector space of continuously differentiable function is taken, then any subset of this vector space is a linearly independent if Roskins of the function is a non-zero। ठीक है, जीरो आ जाए तो नथिंग यू कैन से। लेकिन अगर मेरे पास एस सेट के अंदर क्या कहना चाह रहा है, ये एस सेट है मेरे पास, उसके अंदर है फंक्शन f1 f2 f3, मैंने तीन ही फंक्शन ले लिए, बहुत सारे फंक्शन है। और जो मेरे डिफरेंशियबल फंक्शन है, डिफरेंशियल यानी कि उनका डेरिवेटिव भी मतलब डिफरेंशियबल है, सो दैट मीन्स द वेक्टर स्पेस ऑफ अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशियबल फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन डिफरेंशियबल है और डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस भी, ऐसे फंक्शन है इसके अंदर राइट, वेक्टर स्पेस में जिसका मैंने सबसेट लिया, ऑब्वियसली दिस फंक्शन आल्सो। तो रॉस्कियन को बात कर रहा है, रॉस्कियन क्या होता है बेटा इनका? W। व्हाट इज दिस रॉस्कियन? आप इन सब का डिटर्मिनेंट निकालिए। क्या? सबसे पहले F1 रखिएगा, फिर F2 और फिर F3। सिंगल डेरिवेटिव लगाइए, F1 डैश F2 डैश एंड F3 डैश, जिसके भी रिस्पेक्ट में आपके पास फंक्शन दिए गए हैं x या y के, राइट। नाउ देन F1 डबल डैश F2 डबल डैश एंड F3 डबल डैश, या दैट्स। अब इसने कहा कि यदि आपके पास ये जो रॉस्कियन हम लिख रहे हैं दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तब हमने कहा कि ये जो हमारे पास सेट था ये लीनियरली सारे के सारे फंक्शन जो है क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये जीरो आ जाएगा ना बेटा तो कुछ भी नहीं बोल पाओगे आप लोग, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सफिशिएंट कंडीशन है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट की पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट की पॉइंट इज दैट let V be the vector space of dimension n, then every linearly independent subset of V can be extended to a basis for AB। क्या कहा इसने? वेक्टर स्पेस है डायमेंशन n का, then every linearly independent subset of V can be extended to the basis, यानी कि मेरे पास इसमें इसका मतलब क्या है? देखो इसने कहा कि मुझे दिया हुआ है वन एस मेरे पास सेट है और V था मेरा R3 ओवर R, दिस इज द वेक्टर स्पेस, और S की वैल्यू क्या दे दी? 1 0 और 0 0 0 1। तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपका आंसर होगा यस। बट क्या ये इसे जनरेट कर सकता है? इसमें कैसे टपल्स हैं? इसमें तो A B और C है। कैन आई राइट दीज इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू टर्म्स? तो आंसर आपका क्या होगा? नहीं सर, नहीं आ सकता है। सो हमें कुछ एक्सटेंड करना होगा, इसमें डालना होगा क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट एवरी सबसेट ऑफ लीनियर वी कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस फॉर वी। अगर मैं इसमें डाल दूं 0 1 एंड 0 और इंक्लूड कर दूं मैं इसमें, सो दैट मीन्स वी कैन राइट क्या क्या लिख सकते हैं जी? हम ए की वैल्यू को लिख सकते हैं 1 0 0, प्लस बी को किससे लिख सकते हैं? जो हमने एक्सटेंड किया है 0 1 0, और प्लस सी की वैल्यू कह सकते हो 0 0 1। That means what happen? You can expand to this whole vector space. So that is your ls also. So that means ls आप बना सकते हो उसको। So that he is talking। अब ये बेसिस बन गया है आपका, ठीक है बेटा, ये आपको कन्वे करना चाह रहा था। इसका क्या फायदा होता है सर? इसको क्यों बताया गया? इसका फायदा आपको होगा जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, ये एग्जिस्टेंस बताता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। बहुत बार आपको पता लगेगा कि भाई एग्जिस्टेंस को देखो तो वो इसकी हेल्प से मिलती है जी हमें, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट की पॉइंट। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? लेट W बी द सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इस चीज को नोटिस कीजिएगा, इसने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात की है।
then W is a finite dimensional and dimension of W is always less or equal to dimension of V. ठीक है, यहाँ ये कोई रूल नहीं होता जैसे ग्रुप में होता है ना डिवीजन वाला, यहाँ नहीं है, यहाँ डायमेंशन से गेम है सारा का सारा. डायमेंशन ऑफ W इज लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इफ W1 and W2 हमें दिए गए हैं, W1 and W2 be the finite dimensional vector space, then their sum is the smallest subspace of V containing the union, जो कि यूनियन को कंटेन करता है. सर कैसे करता है, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, हमें बताइए. चलिए देख लेते हैं जी. अब आप नोटिस कीजिए, मैंने कहा कि W1 ले लेते हैं. W1 ले लिया मैंने, क्या जी, W1 ले लिया मैंने जी X. ओके, A, B और 0, right? Okay, AB belongs in R. Okay, now then, what is the dimension? Dimension is equal to 2, and WT is what? W2 is equal to, आ गया जी मेरे पास 0, B और C, B and C. इसने क्या कहा मुझे, इसने कहा है कि W1 plus W2, W1 plus W2, आप क्या निकालोगे, इन दोनों का सम, दैट मीन्स A, 2B and C, right? Is the smallest space of V containing their union. यूनियन में क्या आने वाले हैं बेटा, W1 यूनियन W2, दैट मीन्स इस फॉर्म के आ जाएंगे भाई, A B, 0 भी आ गया उसके अंदर, 0B एंड C भी आ गया. क्या ये सारे आपके पास जो यहाँ पर हैं, क्या इन्हें सबको आप इसमें नहीं देख रहे हो कि हाँ हम सारे वेक्टर्स बना सकते हैं. सो इसका मतलब क्या हो गया जी, आपके पास W1 यूनियन W2 is a nothing that is contained in W1 plus W2. That's a thing. ठीक है जी. So this is it. यानी कि जब इनका लीनियर स्पान निकालोगे ना बेटा, सिंपली यूनियन का स्पान निकालोगे, डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल टू द W1 plus W2. सो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा जी, बहुत बार यूज होता है आपको डायमेंशन निकालने में. कौन सा फॉर्मूला, 11th नंबर का, और इस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. Now then, another one is that W1 and W2 be the subspace of the vector space V. Dimension of V, W1 M है और W2 N है, with M less or equal to 1. तो डेफिनेटली क्या होता है जी इसके अंदर, डायमेंशन ये आपको कहना चाह रहा है, डायमेंशन ऑफ W1 intersection W2 is less or equal to minimum of dimension of W1 comma dimension of W2. That's he want to convey you the message. Okay, hope this will be clear to you. तो चलिए जी मूव करते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है. So that is also one of the formula, the major and the main formula is the last one. I am taking the 2 star on it. What is that? भाई डायमेंशन W1 प्लस W2 की का लोअर बॉन्ड तो ये होता है लोअर बॉन्ड, और अपर बॉन्ड ये होता है जी अपर बॉन्ड. यानी कि अगर अब कभी आपसे कोई पूछ ले कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कहाँ लाई करती है, तो आपको सिंपली मालूम होना चाहिए जी, मिनिमम निकालना है मुझे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कॉमा डायमेंशन ऑफ V. V is a vector space. Okay, so जो भी मेरे पास डोमेन की वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है उसके और इन दोनों के सम में से जो मिनिमम है, दिस विल बी द बॉन्ड. और आपके पास क्या, अपर बॉन्ड. अब हम बात करते हैं लोअर बॉन्ड की, तो दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कॉमा डायमेंशन ऑफ W2. दिस इज द थिंग. ओके, तो इसको भी ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चंस आएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, वहां पता भी लगेगा कि किसका यूज किया हुआ है. कुछ काउंटिंग देख लेते हैं, बट उससे पहले आई विल चेक दैट कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. सो जी ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कंटिन्यू करते हैं हम अपना. ठीक है, दैट्स गुड. नाउ सो अब हम बात करते हैं काउंटिंग की, कि काउंटिंग ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, बेसिस एंड सबस्पेसेस, क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या हमारे पास गिवन है. सो लेट अस सी टू द फर्स्ट वन. लेट V be the vector space of dimension and
एंड द कार्नलिटी ऑफ फील्ड इज इक्वल टू पी टू द पावर के। जो हमें दिया हुआ है फील्ड, उसकी कार्नलिटी पी की पावर के है। नाउ देन कार्नलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फील्ड अगर आपसे पूछ ले तो कितने होने वाले हैं। वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड पूछ ले, वेक्टर स्पेस में हमें पूछ ले तो कितने होंगे जी। फील्ड की पावर, आपके पास जो भी फील्ड के अंदर एलिमेंट थे उसकी पावर n हो जाएंगे जी। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, V be the vector space of dimension n. So that is simply आप क्या कह सकते हो, this is also the p to the power kn हमारे पास आ जाएगा जी फॉर्मूला। ओके, अभी मैंने आपसे बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्डर्ड बेसिस एंड द बेसिस। तो आप यहाँ पर भी देखिए, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड यानी कि सिंपल बेसिस की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस अपॉन इनफैक्टोरियल। सो व्हाट इज द रिलेशन, क्या निकल के आया यहाँ से हमारे पास दोनों का रिलेशन, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस अगर हम कहें, सो देयर इज एन विच इज इक्वल टू ऑर्डर्ड बेसिस विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल इनटू आपके पास जो भी बेसिस है, सिंपल नंबर ऑफ बेसिस। नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड लिख दो क्लियर, दोनों का डिफरेंस करने के लिए, या सिंपली अ बेसिस लिख दीजिए आप। ठीक है, सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन देम। ऐसा रिलेशन भी आपके एग्जाम में सिंपली दे सकते हैं कि क्या रिलेशन है। तो यहाँ से आपको पता भी लग जाता होगा बेटा कि जो नंबर ऑफ बेसिस हैं वो तो कम है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस कितनी होती है, इनफैक्टोरियल हो जाती है। क्योंकि अगर मेरे पास 3 एलिमेंट का सेट था तो एन फैक्टोरियल में उसके कॉम्बिनेशंस बना सकता था ना, दैट द सिचुएशन हियर। सो क्लियर। नाउ एग्जामिनर ने कई बार पूछा है आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट विद वन एलिमेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बताइए एक एलिमेंट को लेकर के। सो दैट मीन्स क्या आएगा हमारे पास वन एलिमेंट लेके लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट की बात कर रहा है जी। ओके, विद कैसे कैसे एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो, भी क्वेश्चन से ही पता लगेगा आपको कि क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा है। वन एलिमेंट, सिंपली आंसर क्या है जी, पी की पावर n माइनस वन। अगर टू एलिमेंट्स की बात करें तो कितना आ गया जी, पी की पावर n माइनस वन इंटू पी की पावर n माइनस पी अपॉन टू फैक्टोरियल। और अगर मैं धीमे धीमे अन एलिमेंटों की बात करूं तो सिंपली मैं क्या चल रहा हूं, पी एन माइनस वन पी एन माइनस पी डॉट 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 पी एन माइनस वन अपॉन कितना आ गया, एन फैक्टोरियल आ गया है मेरे पास। ओके, सो व्हाट इज दैट, दिस इज नथिंग। मेरे पास कैसी आ गई, दिस इज सम कैसी कैसी बेसिस आ रही है मेरे पास। सो दिस इज आल्सो द एन एलिमेंट बेसिस के अंदर आ रहे हैं। सो दैट मींस यू कैन जनरेट टू द वेक्टर स्पेस, दिस इज द बेसिस। एंड कैसी बेसिस आ गई मेरे पास, सोचिए इसको, इज इट ऑर्डर्ड बेसिस और सिंपली अ बेसिस। ओके, सो क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है बेटा, सो नाउ कम देन, हमें क्या पता लगा यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता लग गए। वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होंगे जी, हमेशा ही पी की पावर में आने वाले हैं। राइट, नाउ देन ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड बेसिस के बीच में रिलेशन हमें पता लग गया। अगर पर्टिकुलर एलआई सेट सबसेट्स निकालने हैं हमें वेक्टर स्पेस के अंदर तो भी हम निकालने आ गए जी, हमारे पास फार्मूला मिल गया। नाउ देन इफ समवन आस्क नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट आपसे पूछ ले, क्या पूछा इसने यहाँ पर, एलिमेंट्स पूछ रहा था। तो इसको मैंने लेबल कर दिया यहीं पर कि द फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट, द फर्स्ट वन इज द वैल्यू, ओके दिस वन इज इक्वल टू, मैंने कहा ये मेरे पास पी नॉट है, दिस इज इक्वल टू पी वन, सिमिलरली दैट इज माई पी थ्री। ओके, दिस इज पी टू कर दो, पी नोट या पी वन जो भी आप करना चाहते हो। सो दिस इज अ वैल्यू, मेरे पास पूरी पी एन आ गई। आपको क्या करना होगा जी, यू जस्ट ऐड देम, पी नोट से लेकर के पी एन माइनस वन तक के ऐड कर दीजिए। अगर आपने पी वन से शुरू किया है तो ये पी आपके पास एन तक चले जाएंगे। दैट इज अप टू यू कि आप चॉइस क्या ले रहे हैं। सो द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस, अगर ऑर्डर्ड बेसिस की मैं बात कर रहा हूं तो सिंपली क्या होती है जी, दीज ऑल आर द बेसिस। ओके, एंड फैक्टोरियल आपके पास गायब हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द जनरल लीनियर ग्रुप over the finite field. So you be careful about that here. F is a nothing, that is a ZP.
इज अ फाइनाइट फील्ड। एंड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑर्डर्ड बेसिस का भी आपको पता लग गया। ऑर्डर्ड बेसिस अगर निकालने के लिए बोले तो ये अगर ऑर्डर्ड बेसिस आ गई तो अनऑर्डर्ड बेसिस भी आप निकाल सकते हैं इससे। इसको डिवाइड कर दीजिएगा n फैक्टोरियल से। तो अभी आपने क्या किया था, व्हाट इज दैट, दैट इज अनऑर्डर्ड बेसिस। क्लियर हो गया यहाँ पर। सो दैट मीन्स ऑर्डर्ड बेसिस का भी फॉर्मूला पता लग गया। व्हाट इज दिस, दिस इज ए ओनली ए जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर ही तो है ये, और आपने क्या किया हुआ था, उसे पिछले को डिवाइड किया हुआ था। तो ऑर्डर्ड बेसिस भी पता लग गई सर हमें, अनऑर्डर्ड बेसिस भी पता लग गई हमें, निकालना भी आ गया। एग्जामिनर पूछता रहता है भाई, ठीक है लेट वी बी द, एक एग्जांपल लिख लें। हमें अगर मान लिया कहे कि क्वेश्चन 1 हमें मान लिया पूछ ली, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस, let V be the finite dimensional vector space with dimension of V is equal to, हम कहते हैं 3, ठीक है। ओवर द फील्ड, कैसा फील्ड, ओवर द फील्ड हमें दिया गया है F which is equal to, हमने ले लिया Z2, then determine the number of ordered basis। सो आपसे क्या पूछ लिया जी, ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस आपसे पूछ ले कि निकाल लीजिए कितनी ऑर्डर्ड बेसिस होंगी। तो आप अपने केस में देखिए बच्चा, क्या है फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज नथिंग दैट इज pn minus 1 dot pn minus p to the power n minus 1, right? This another term is pn minus p, okay, and so on. So notice कीजिएगा यहाँ पर what is the value of p, p is equal to 2 and what is the value of n, n is equal to 3। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी नेट में आया हुआ है पीछे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि काउंटिंग बेस्ड फॉर्मूलाज हैं वेक्टर स्पेस से, इनसे मिलती रहती है हमें काउंटिंग। सो p की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। नाउ पुट डाउन दिस वैल्यू 2 to the power 3 minus 1, okay, another one is what, 2 to the power 3 minus 2, what is the next value, 2 to the power 3 minus 2 square, on so on नहीं कर सकते हैं जी, यहीं तक जा सकता था, 3 minus 1 that is a 2, okay। now then so this is the order basis, कितनी आ गई है आपके पास, what is that, 2 to the power 3 कितना होता है जी, 8, 8 minus 1 7, right, 8 minus 2 6, and now then what, 8 minus 4 that is a 4। तो आप देख लीजिए 7 42, 42 into 4 4 दूनी 8 and 16 that is equal to a 168, that is a multiplication method, okay, 168। तो टोटल आ गई जी आपके पास 168 ऑर्डर्ड बेसिस आ गई। और अगर सिंपली बेसिस पूछता, तो अगर आपसे पूछता कि भाई बेसिस निकालिए, तो आपने किससे डिवाइड किया है, फैक्टोरियल n से। सो दैट मीन्स फॉर अनऑर्डर्ड बेसिस एंड अनऑर्डर्ड बेसिस क्या करना होगा आपको, 168 को इन फैक्टोरियल, n कितना है आपके पास 3 फैक्टोरियल, यानी कि यू हैव टू डिवाइड 7 into 6 into 4 को किससे डिवाइड करना है, 3 into 2 से। सो दिस इज कैंसिल, कितनी आ गई जी 28। तो आपको ये भी पता लग गया होगा अनऑर्डर्ड, हमेशा ही अनऑर्डर्ड बेसिस कम होती हैं जबकि ऑर्डर्ड बेसिस हमारे पास ज्यादा होती हैं। इज इट ओके, दैट्स गुड। सो दिस गिव यू अ रिलेशन, और ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आता रहता है जी। तो चलिए, होप इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ देन सिंपली हमने जी एल एन एफ क्यों लिख दिया यहाँ पर, और साथ में ये मैंने बोल दिया कि दिस इज नथिंग दैट इज अ फाइनाइट फील्ड बेटा, ठीक है। सो क्यों लिख दिया, कभी कभी रिलेशन ऐसा देखिए जी एल एन एफ की कार्डिनलिटी के बराबर होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, हाँ जी बिल्कुल होगा, उसी के ऑर्डर के बराबर होगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, इसने कहा द नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ डायमेंशन आर इन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये कैसे अप्लाई होगा, चलिए इसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा हेल्प होगी आपको। हमें कहा गया क्या, क्वेश्चन दे दिया गया, लेट V be the finite dimensional vector space, let V be the finite dimensional vector space, finite dimensional vector space दिया गया है जी मुझे, ओके। अब विद डायमेंशन हम कह देते हैं
विद डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 3 ही दे दी, वापस हमने 3 ले ली, ठीक है। ओवर द फील्ड भी ले लो, ओवर द फील्ड f इज इक्वल टू z2, ठीक है ना। z2 ही हमने फील्ड ले लिया, यहां तक हमने क्वेश्चन को सेम रखा। अब आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द वन डायमेंशनल subspaces. Determine the one dimensional subspaces of V. आप कैसे करें, बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r इज इक्वल टू 1। आपके पास फॉर्मूला है द नंबर ऑफ सब स्पेसेस, सब स्पेसेस निकालने के लिए कहा ना, वन डायमेंशनल सब स्पेस निकालने के लिए कहा। और आपको किसकी आर डायमेंशनल सब स्पेसेस क्या होता है जी, आर की वैल्यू यानी कि यहाँ पर 1 आ गई है हमारे पास। इन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यानी कि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, n की वैल्यू 3 ओवर द फील्ड ZPP हमारे पास दिया हुआ है जी। सो दैट मींस व्हाट हैपन, सो 2 की पावर 3 माइनस 1 कहां तक जा रहा है, r माइनस 1, r माइनस 1 दैट मींस 0 हो गया, बस यहीं पर रहने वाला है जी। ओके, नाउ देन नीचे क्या आ गया जी हमारे पास, p टू द पावर r यानी कि 2 की पावर 1 और माइनस कितना जी 1, दैट इज अ थिंग। कितना बच गया बचा लोग, तो 8, 8 में से 1 गया, 8 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 देयर इज नथिंग, यू आर गेटिंग 7। कितने मिले जी सब स्पेस, वन डायमेंशनल के 7 मिल गए। इज इट ओके, दैट्स गुड। सो दैट मीन्स ये फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और एग्जामिनर आप लोगों से पूछता रहता है। What is the next? Next is if V is infinite dimensional vector space, then it has only two subspaces. अगर मेरे पास V infinite dimensional vector space है, that it has only two subspaces. So remember these things. ठीक है? Now चलिए कुछ important और छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पर मैंने दी गई हैं उनको सोचने की कोशिश कीजिए, वाकई में आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। C over R क्या वेक्टर स्पेस होता है, राइट मी यस और नॉट। तो आंसर आया क्या, यस सर, बेसिस ये वेक्टर स्पेस होता है। सो यू कैन राइट दिस इज अ यस। क्यों, R इज अ सब फील्ड ऑफ C, दिस इज अ फील्ड, दिस इज अ फील्ड, और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था ऑलरेडी जब हमने स्टार्टिंग में बताया था फील्ड ओवर फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस इवन दो फील्ड ओवर फील्ड इज आल्सो द वेक्टर स्पेस। और यहाँ पर क्या क्या गया, दिस इज अ सब फील्ड, हमेशा ही ये क्या होगा जी, सब फील्ड होगा, और ये क्या होगा जी, ये फील्ड होगा, तो वेक्टर स्पेस है। कितनी इसकी डायमेंशन है, ये आपके लिए हो गया। तो डायमेंशन तो सर बेसिस से ही निकाल सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिएगा C ओवर R कहा है आपको, राइट। C के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं सर, कॉम्प्लेक्स टाइप, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं a प्लस आई बी के। तो इनको ऐसे फॉर्म के सारे नंबर को जनरेट करने के लिए आपको क्या आवश्यकता है, तो देखा जाए मुझे आवश्यकता है S के अंदर यानी कि 1 की और आयोटा की, विच इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ देन लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ क्या, ये पूरे को जनरेट कर देता है, और कितने हैं काउंटिंग में, 2, ये स्पान भी कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, दैट मींस दिस इज द सेट ऑफ द बेसिस। तो मैं अगर बात करूं आपके पास कि भाई बेसिस कितनी आई, बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 1 और i इज द बेसिस। ओके, और डायमेंशन कितनी हो गई जी, आपके पास 2 हो गई। दैट्स अ गुड थिंग। सो नाउ देन कम टू द अनदर वन, व्हाट इज द सेट 2। फर्स्ट के लिए तो आपने बता ही दिया। Okay, now come to the second one. What happened in the case of C over C? क्या कहा गया आपको, C over C, ठीक है। C over C की बात कर रहा है। Now पहले तो आपके पास वैल्यूज यहाँ से आ रही थी, अब इसने क्या कहा कि ये तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही है मेरे पास, राइट, लेकिन चॉइसेस कहाँ से आ रही हैं, आपके पास चॉइसेस जो हैं आपके पास स्केलर की, दैट इज आल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज आल्सो द जेड। सो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो दैट मीन्स सिंपली वन एलिमेंट मेरे पास पूरे के पूरे को जनरेट कर देगा, व्हाट द सिंपली वन विल जनरेट दिस वन। सो क्या हो गया जी, मेरे पास तो एक ही एलिमेंट चाहिए बेसिस के अंदर, तो क्या हो गया जी, वेक्टर स्पेस तो बन रहा है मेरे पास, ये फील्ड ओवर फील्ड,
ओके, यस दैट इज जनरेटिंग, और सिर्फ एक ही इसके पास डायमेंशन है इसकी, और सिंगल एक एलिमेंट इसको जनरेट कर दे रहा है जी। हमारे पास तो जरूरत ही नहीं है किसी और की, क्योंकि सारी एंट्रीज बेटा यहाँ पर तो मेरे पास मुझे क्या, इन दोनों को आप नोटिस कीजिए, वेयर इज दैट पेन, ओके या, इन दोनों की वैल्यूज कहाँ से आ रही थी, ए बी बिलोंग्स इन आर था। लेकिन अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि ए प्लस आई बी को लिखने जा रहा हूँ, कोई भी ए वन प्लस बी वन, तो मुझे क्या आवश्यकता चाहिए, वन इंटू ए प्लस आई बी, राइट, बिकॉज व्हाट इज दिस वैल्यू, मुझे तो सिर्फ इसी से वन से ही हो जाएगा ना, मेरे पास जो भी नंबर होगा जस्ट मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आपने कहा कि ये आ गया है जी, तो भी मैं कर दूंगा, ये इमेजिनरी पार्ट देना है तो भी मान लिया, सिर्फ मुझे सिंगलटन वेक्टर से ही हो जाएगा मेरा काम। तो चलिए जी थर्ड पे भी बात करते हैं, व्हाट इज द थर्ड की सिचुएशन। पहली बात तो इन दोनों को देखिए, क्या ये फील्ड है या नहीं है। सो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगा छोटा सा, बेटा क्यू क्यू इज ए फील्ड, इट इज ओके, यस सर। आप क्या करते हो, यहाँ से इसको मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया क्या, मैंने क्यू के अंदर रूट टू नहीं होता था, रूट टू डाल दिया, ओके, यानी इस फील्ड का एक्सटेंशन कर दिया, फील्ड आपका का एक्सटेंशन हो गया, रूट टू इंक्लूड करते कितना, 2 डिग्री का एक्सटेंशन कर दिया। अब आपने इस क्यू रूट टू को एक्सटेंशन कर दिया, क्या बना दिया जी आपने, रूट टू एंड रूट थ्री, नाउ यू आर एक्सटेंडिंग दिस वन हियर, तो ये भी आपने एक्सटेंशन कर दिया। सो टू से आपके पास यहाँ फिर 2 डिग्री का एक्सटेंशन कर दिया जी आपने, टोटल क्यू से इसके पास कितने, 4 डिग्री का एक्सटेंशन कर दिया है बेटा आपने। सो जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होती है दैट इज ए डायमेंशन, बिकॉज दिस फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, दिस इज द फील्ड, दिस इज द फील्ड, फील्ड ओवर फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस, यस। डिमेंशन कितनी, 4, कौन कौन से एलिमेंट आ गए जी बेसिस में, 1 भी आ गया जी, रूट टू भी आ गया जी, रूट थ्री भी आ गया जी, और रूट सिक्स भी आ गया, दीज 4 आर द एलिमेंट इन द बेसिस, ओके। सो इनकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आर एन ओवर आर आपको पता है वेक्टर स्पेस बनता है, एंड डायमेंशन है आपके पास 2 इन पड़ी हुई है, बट इसको आप नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आर एन ओवर क्यू, सो क्यू का एक्सटेंशन कहाँ कर दिया आपने, आपने आर की तरफ अप्रोच कर दी है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग आर एन की, सबसे पहले मैं आर के पास एक्सटेंशन कर रहा हूँ, फिर मैं एक और आर यानी कि आर क्रॉस आर पे, फिर आर एन पे लेके जाऊंगा इसके अंदर, राइट। क्यू से आर में एक्सटेंड करने के लिए आर के अंदर कौन कौन से होते हैं, पाई भी होता है, ई भी होता है, रूट टू रूट थ्री, ये सारे एलिमेंट होते हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सटेंशन थे, और हम एक सिंपल सा रिजल्ट जानते हैं, क्या रिजल्ट जानते हैं सर, हम रिजल्ट जानते हैं, कोई भी आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन होगा, ओके, वो क्या होगा जी, इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सटेंशन, यानी सारे अलजेब्रिक एक्सटेंशन जो है फाइनाइट एक्सटेंशन होते हैं, उसके अलावा रेस्ट इनफाइनाइट होंगे। यहाँ पर तो आपने ट्रांसीडेंटल भी इंक्लूड कर दिया ना इसके अंदर, क्यू में तो ये कोई सा भी बिलोंग नहीं कर रहा था, दे नेवर बिलोंग्स इन दिस क्यू, ओके, बट यहाँ पर सारे के सारे बिलोंग करते हैं, आप नोटिस कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया जी बेटा, आपने यहाँ पर जो एक्सपेंशन किया है वो आपने जो है अलजेब्रिक एक्सटेंशन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी जी, दिस डायमेंशन विल बी द इनफाइनाइट, कहाँ पर गया जी, यस दिस वन, यस इनफाइनाइट। इन द सिमिलर फैशन आप यहाँ पर देखेंगे इसकी डायमेंशन की भी रूट टू रूट टू रूट टू, आप चलते चले गए हैं, सिमिलरली जेड पी ओवर जेड पी, फील्ड ओवर फी 1 हो जाएगी जी। सो दिस इज अ थिंग, ये अब आप बताएं इसका ये होगा क्या, ये इसका सब फील्ड भी है या नहीं है, नहीं है, सो दिस इज नॉट, नॉट वाला भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, और इन सब चीजों को आप करते रहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इनकी जब पिक्चर्स करोगे, ठीक है ना जी। तो चलिए आगे भी देखते हैं, आगे हमारे पास क्या अवेलेबल है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट the dimension of the vector space of all symmetric matrices of order n cross n with real entries and trace equal to 0 is क्या दिया गया हमें, हमें इसी से रिलेटेड हमारे इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। हमें कहा गया डायमेंशन निकालिए, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, मैं देख रहा हूं कि ये गड़बड़ कर रहा है, सो आई एम टेकिंग द ब्लैक पेन।
मैंने कहा कि V इज अ वेक्टर स्पेसेस ऑफ द मैट्रिसेस। कैसी मैट्रिसेस? सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ऐसी ट्रांस सच दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। Symmetric matrices of order n cross n and greater than equal to 2 with a real entry such that trace is equal to 0, trace is equal to 0, right? So हम अब देख लेते हैं मैट्रिक्स हमारे पास जो होती है वो कैसी है। पहला आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, so that means A11 A12 डॉट 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 A1n। सिमिलरली हम नीचे चलते हैं तो क्या हो जाता है जी, हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, दिस इज n1, so we are going to A and n. Okay, these are the some entries over there. So think about that, how many elements are there? They are n. Total elements are kitne? Total variables या total elements in A, let this is equal to A. What is that? They are n square, right? Elements on the diagonal, diagonal elements कितने हो गए जी? That is equal to n. नाउ देन दैट्स गुड। और इसमें कंडीशन क्या दी गई है हमें? सच दैट जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें कंडीशन दी गई है कि A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस ANN इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंफर्म वैल्यू हमारी। ये ट्रेस इज इक्वल टू 0 कहा है ना, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल सकती है? A11 इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज इन द A22 एंड सो ऑन ANN, राइट, दिस वन। यानी कि ये वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट हो गया बिकॉज दिस कैन बी रिटन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। तो एक तो कम हो गया है जी, हमारे पास एक एलडी मिल गया। ओके, नाउ देन अनदर थिंग इज दैट हमें ये भी मिल गए जी टोटल एलिमेंट, ये भी मिल गए। अब हम जानते हैं अगर ये एलिमेंट आया है तो यहाँ वाले एलिमेंट को भी A21 को भी आना पड़ेगा। ओके, सेम एलिमेंट होते हैं इन केस पे, दिस वन एंड दिस वन आर रिलेटेड। सो ये रिमेनिंग एलिमेंट है कितने? n स्क्वायर माइनस n। बट यहाँ पर अगर हमें देखने हो फ्री वेरिएबल तो एक साइड में कितने हैं? दे आर नथिंग, दे आर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट। तभी तो टोटल एलिमेंट आपके पास n स्क्वायर माइनस n होंगे। तो ठीक है जी। सो वन हाफ में हम कहें तो ये कितने हैं जी? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। दे ऑल आर द फ्री वेरिएबल्स, जो फ्री हैं ये आ सकते हैं, डेफिनेटली ये भी आएंगे, तो ये डिपेंड कर गए थे। तो उसका मतलब n स्क्वायर माइनस n बाई 2 आर फ्री। डायगोनल पे कितने थे हमारे पास? डायगोनल पे थे ऑल एलिमेंट, तो हमने ये भी ऐड किया और हमने डायमेंशन कितने निकाले सिमेट्रिक मैट्रिक के? सिंपली n plus 1 by 2। This is the dimension of the symmetric matrix. But what happened? इसने साथ साथ क्या कहा? भाई ट्रेस 0 है तो इसका एक वेरिएबल आपके पास कैसा हो जाता है जी? डिपेंडेंट हो जाता है। तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक दिस -1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसमें? n plus 1 by 2 ये लिखा हुआ जी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्ट मालूम है सिमेट्रिक मैट्रिक की तो सिमेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ही हटानी थी और कुछ भी नहीं था जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, व्हाट इज दैट? The dimension of the vector space of all symmetric matrices of order n greater than equal to 0 with the real entries A11 is equal to 0 and trace is equal to 0। तो एक साल तो वो दे दिया, नेक्स्ट ईयर उसने कहा कि A11 भी 0 है जी एंड ट्रेस भी 0 है जी। तो आई डोंट थिंक सो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही आसान चीज है, बट ओके, नो प्रॉब्लम। A11 A12 डॉट 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 A1n, यहाँ पर क्या आएगा? A21 आएगा, A22 आएगा, A2 A32, ओके, डॉट 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 AN A31 AN1, राइट। सिमिलरली टर्म बढ़ते गए ANN पे आ गए आप लोग। दिस इज द थिंग विच यू हैव डन हियर। यहाँ पर डायगोनल्स पे क्या पड़े हुए हैं जी? दिस इज टर्म इज A22, obviously AN-1 AN-1, these all are the terms। इसने क्या कहा? इसका सम 0 है और आपके पास A11 भी 0 है। सो दैट मीन्स व्हाट इज द कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन दी जो मेरे पास A है, इसके अंदर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है, सच दैट क्या? सच दैट A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 A
NN इज इक्वल टू 0 है और साथ में क्या कंडीशन है, A11 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट, फिक्स कर दिया गया है, एक वेरिएबल मुझे मिल गया जो मेरे पास क्या था जी, ये डिपेंडेंट हो गया है, दैट इज अ डिपेंडेंट, फिक्स वैल्यू है 0 नाउ। So I put this value here 0, then I am getting what, E22 plus dot 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 plus ANN is equal to 0। ये भी मिल गया जी मुझे। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से आई एम गेटिंग E22 is equal to what, minus time of A33 plus A44 plus dot 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 plus ANN। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। A22 की वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास, ये आ गई है। A11 की वैल्यू क्या है जी, ये है। ये भी डिपेंडेंट और ये भी मेरे पास डिपेंडेंट, एक वेरिएबल वहां पे डिपेंडेंट हो गया जी, एक यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने आपको अभी डायमेंशन बताई थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मेरे पास है तो उसकी डायमेंशन क्या होती है जी, डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1/2। और दो आपके पास इस बार कंडीशन में डिपेंडेंट हुए हैं, तो -2 दैट इज नथिंग n स्क्वायर प्लस n माइनस 4/2। द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चा लोग ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, इन्हीं कंडीशनों पे फोकस करना होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है एग्जाम के क्वेश्चंस में हमारे। Okay, now then, what is that? Let V be the three-dimensional vector space over the field Z3। थ्री डायमेंशन दिया हुआ है, यानी कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 3 एंड फील्ड क्या दिया हुआ है जी आपके पास, F3 इज इक्वल टू दिस नथिंग दैट इज इक्वल टू a Z3। ओके, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वन डायमेंशनल सब स्पेसेस, आपके पास क्या दे दिया है जी, वन डायमेंशनल सब स्पेसेस की बात कर रहा है आपसे। तो चलिए लेट अस चेक दैट की व्हाट विल बी द आंसर। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि अगर हमारे पास लेट, रिजल्ट याद कीजिए, लेट वी बी द n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड ZP, फाइनाइट फील्ड ZP, ठीक है ना, देन number of r dimensional vector subspaces are given by the following formula। और क्या फॉर्मूला है, there is a formula p to the power n minus 1 p to the power n minus p dot 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 dot, कहाँ तक जाएगा जी, p to the power n minus p to the power n minus 1 तक गए, और अपॉन में क्या लिखोगे आप, अपॉन में r minus 1 तक गए बेटा, राइट। नीचे p to the power r minus 1 p to the power r minus p dot 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 p to the power r minus p to the power r minus 1 तक आप चलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है अपनी वैल्यूज को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इज हियर, n is equal to 3 in your case here, n is equal to 3, what is the value of p, p is equal to 3 and r is equal to what, r is equal to 1। चलिए सर, तो क्या आया जी, 3 की पावर 3 माइनस 1, राइट, एक ही तक जा सकते थे, जैसे ही 1 रखा r इज इक्वल टू 0, सो यू आर रीचिंग टू दिस प्लेस। नाउ देन यहाँ पर हमने क्या रखा, 3 की पावर, r की वैल्यू कितनी, 1 और माइनस 1, राइट जी, कितना आ गया, 3 3 9 27, 27 माइनस 1/2, व्हाट इज दिस, दिस इज a 26/2, दिस इज इक्वल टू a 30। द करेक्ट आंसर इज द 13 which is 1a। okay, so that means you can easily deal such type of the question which is formula based। ये questions वो होते हैं, या तो हमें पीछे कर देते हैं अगर हम, या फिर हमें एटलीस्ट साथ में स्टेबल रखते हैं, सबके सभी लोग करेंगे इन क्वेश्चंस को। सो आप थे अन अकेडमी पर, सॉरी आप थी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, दैट इज नॉट द अन अकेडमी, दैट इज अ वाईफाई स्टडी से, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल, ठीक है। सो वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पर थे आप लोग देख रहे थे मेरी वीडियोस को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल वाईफाई स्टडी CSI नेट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।